नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। अब ट्रम्प टैरिफ्स और अपने पोर्टफोलियो पे उसके इम्पैक्ट को समझना कोई ऐसी बात नहीं है जो 5 मिनट में 10 मिनट में किसी एक वीडियो में पूरी तरीके से एक्सप्लेन की जा सके। इसके बारे में बहुत डीपली स्टडी करने की जरूरत है। साथ ही साथ आने वाले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में ही हमें इसका पूरा आउटले पता चलेगा कि किस तरीके से ये सारे टैरिफ्स अलग अलग सेक्टर्स को, अलग अलग कंपनीज को अब पर्सनली हमारे पोर्टफोलियो को अफेक्ट कर रहे हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या इंट्राडे ट्रेडर हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेडर हैं तो शायद ट्रम्प टैरिफ से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे तो वोलेटिलिटी ही मैटर करती है। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो ट्रम्प टैरिफ डेफिनेटली एक वोलेटिलिटी का बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं और वेल्थ क्रिएशन बिलीव करते हैं तो इन टैरिफ्स को समझना, किन किन सेक्टर्स पे किस तरीके से फर्क आ सकता है और भारत अपनी पूरी पॉलिसीज को किस तरीके से आगे एडजस्ट कर सकता है, ये बातें समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब मैं कह रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है, इसका मतलब है कि ये सब बातें अभी फ्यूचर में है। आज एज ऑफ नाउ अभी तक कोई भी रिटेलिएटरी मेजर या कोई भी काउंटर मेजर हमारे देश की तरफ से, सरकार की तरफ से अनाउंस नहीं किया गया है। इसीलिए सिर्फ अंदाजे लगाए जा सकते हैं अलग अलग सेक्टर्स पे अलग अलग तरीके से क्या फर्क पड़ सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि इन टैरिफ्स की वजह से मार्केट वोलेटिलिटी और इन्वेस्टर सेंटीमेंट पे क्या फर्क पड़ता है। अमेरिका ने नई स्टीप टैरिफ्स लगा दी है, खासतौर से इंडियन गुड्स पर 26% की लेवी लगाई गई है। ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट्स को इस पूरे सिनेरियो ने हिला के रख दिया है। 2 अप्रैल 2025 को देखा जाए तो अमेरिका की S&P 500 3.5% से ज्यादा गिरकर बंद हुई, जो पिछले 5 सालों का सबसे बड़ा डाउनफॉल था। अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स एक ज्यादा प्रोटेक्शनिस्ट और अनप्रेडिक्टेबल ट्रेड एनवायरनमेंट को प्राइस इन कर रहे हैं, जिसकी वजह से इक्विटीज, कमोडिटीज और रिस्क एसेट्स में ब्रॉड बेस्ड सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट्स इसे लेकर किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है ट्रेड वॉर इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी। मार्केट्स को अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मार्केट्स को और इन्वेस्टर्स को अच्छी लगती है सर्टेनिटी और क्लैरिटी। अचानक से टैरिफ हाइक्स सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब कर सकते हैं, कॉस्ट स्ट्रक्चर्स बदलेंगे और ग्लोबल कंपनीज की अर्निंग्स कंप्रेस हो सकती हैं। साथ ही साथ देयर इज अ फियर ऑफ स्लोअर ग्रोथ। जब ग्लोबल ट्रेड स्लो होता है तो वो जीडीपी ग्रोथ को भी नीचे की तरफ खींचता है। खासकर एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमीज के लिए इन्वेस्टर्स साइक्लिकल सेक्टर्स को छोड़कर सेफ्टी की तरफ जा सकते हैं। वहीं पे आता है कैपिटल फ्लाइट फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट्स। बढ़ते हुए यूएस टैरिफ्स एक रिस्क ऑफ सेंटीमेंट क्रिएट करते हैं, जहां फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट से और पैसा निकालकर यूएस बॉन्ड्स और गोल्ड जैसे सेफ एसेट्स में डाल सकते हैं, जब तक कि इन सब सिनेरियोस पे क्लैरिटी नहीं आती। इसका इंडियन मार्केट्स पर क्या असर पड़ेगा? इंडियन इक्विटीज ग्लोबल ट्रेमर से डीकपल नहीं हो सकते। आइए इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या असर हो सकता है और हम और आप अपने पोर्टफोलियोज के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात है FII आउटफ्लोज और रुपी का डेप्रिसिएशन। FIIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अप्रैल 2025 में इंडियन इक्विटीज से निकलना दोबारा से शुरू करा है, खासतौर के लार्ज कैप सेक्टर्स जैसे कि IT, बैंक्स और मेटल्स। इससे रुपी पर दबाव भी बढ़ सकता है और एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल शुरू हो सकती है, जहां ज्यादा से ज्यादा आउटफ्लोज देखने को मिल सकते हैं। ये सारी बातें प्रोबेबल हैं। अगर सेक्टोरल इंपैक्ट की बात करी जाए और अलग अलग सेक्टर्स को कंसिडर किया जाए तो इसमें सबसे पहले आएंगे IT और फार्मा। हालांकि फार्मा सेक्टर को अभी टैरिफ से अलग रखा गया है, बट ये यूएस फेसिंग एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं जहां टैरिफ की वजह से डिमांड रिडक्शन और मार्जिन कंप्रेशन या मार्जिन पर प्रेशर आ सकता है। दूसरा सेक्टर है मेटल्स एंड कमोडिटीज जैसे कि स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर। इन कमोडिटीज के ग्लोबल प्राइसिंग गिर सकते हैं। कुछ कंपनीज जैसे कि टाटा स्टील, JSW स्टील, इन कंपनीज को नुकसान हो सकता है या इनके मार्जिन स्क्वीज हो सकते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर स्टॉक्स। डोमेस्टिक फोकस की वजह से ये थोड़ा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी भी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन रुपी के वीकनेस और इन्फ्लेशन की वजह से जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन हिट होगा वो डेफिनेटली इन कंपनीज की स्टॉक प्राइस को हिट कर सकता है। वोलेटिलिटी इंडेक्स अगर देखी जाए यानी कि इंडिया विक्स, तो उसमें काफी ज्यादा जंप देखा गया है और इंडिया विक्स पिछले 2 सेशंस में 20% से ज्यादा बढ़ चुका है। ये ऑप्शंस मार्केट में नर्वसनेस को पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। हाई विक्स आमतौर पर शॉर्ट टर्म मार्केट डिक्लाइन से कनेक्टेड होता है। सवाल आता है कि हम इस वोलेटिलिटी को कैसे नेविगेट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट पैनिक सेल। शॉर्ट टर्म करेक्शंस इन्वेस्टिंग का एक इंटीग्रल पार्ट है। जब तक किसी कंपनी के फंडामेंटल्स वीकन नहीं होते तब तक घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्वालिटी को प्रायोरिटाइज करना इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। उन कंपनीज को चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, कंसिस्टेंट कैश फ्लोज, लो डेट और सेगमेंट लीडरशिप के एग्जांपल्स हों। इस वोलेटिलिटी को अपने एडवांटेज के लिए भी यूज किया जा सकता है। खासतौर से SIP यानी कि SIP बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स को कंसिडर किया जा सकता है म्यूचुअल फंड्स में या इंडेक्स फंड्स में जब भी मार्केट डिप करे। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में डिपर पोजीशन ऐड की जा सकती है
और जब भी जरूरत हो अपने पैसे को हेज किया जा सकता है, यानी कि अपने पोजीशंस को हेज किया जा सकता है। जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स सेफ हेवंस की तरफ जाते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स और गोल्ड्स। तो गोल्ड्स में ईटीएफ्स के थ्रू या लिक्विड फंड्स में 5-10% एलोकेशन, काफी सारे रिसर्च एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि हमें इस समय इस वॉलेटिलिटी को हेज कर लेना चाहिए। जो डेरिवेटिव सेवी इन्वेस्टर्स हैं उन ऑप्शंस का यूज करके भी अपनी पोजीशंस को हेज कर सकते हैं। इस समय इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर को देखना बहुत जरूरी है, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल दोनों ही तरह के इन्वेस्टर्स को देखना बहुत जरूरी है। एफआईडीआई डेटा, आरबीआई स्टेटमेंट्स और कॉर्पोरेट अर्निंग्स गाइडेंस, इन चीजों पे काफी ज्यादा हमें वॉच रखनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्सल सिग्निफाई या सिग्नल कर सकते हैं। अगर इन नए टैरिफ्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश की जाए तो इन नए टैरिफ्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले तो है यूनिवर्सल टैरिफ्स। 5 अप्रैल 2025 से सभी इंपोर्ट्स पर यूएस 10% बेस टैरिफ लागू करेगा। कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ्स भी हैं। 9 अप्रैल 2025 से कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज पर इसके ऊपर टैरिफ्स लागू होंगे, जैसे इंडिया पर 26% का टैरिफ लागू होगा। इंडियन इन्वेस्टर्स पर इस टैरिफ का क्या फर्क पड़ेगा? सबसे पहले तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स पर, जो कि यूएस एक्सपोर्ट्स पर काफी हेवीली डिपेंडेंट है, यानी कि अमेरिकन मार्केट्स पर काफी हेवीली डिपेंडेंट है, उन पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। इसमें आते हैं फार्मास्यूटिकल, हाल के फार्मास्यूटिकल्स को अभी टैरिफ से अलग रखा गया है, टेक्सटाइल्स, आईटी सर्विसेज। तो इन सेक्टर्स में जो कंपनीज काम करती हैं, खासतौर से वो कंपनीज जो कि बहुत हेवीली यूएस पे डिपेंडेंट हैं अपने बिजनेस के लिए, उन्हें फर्क पड़ सकता है। सेकेंड पॉइंट जो हमारे फेवर में आएगा वो होगी चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। ये एक डबल एजेड स्वॉर्ड है। चाइना पर टोटल 54% टैरिफ का असर सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करने की डायरेक्शन में काफी तेजी से कदम बढ़ा सकता है। भारत एक ऑल्टरनेटिव बन सकता है, लेकिन खुद पर लगे टैरिफ से हमारी कंट्री को भी जूझना पड़ेगा और वो इस एडवांटेज को कुछ हद तक डाइल्यूट कर सकता है। कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हमारे सामने निकल कर आएंगी, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटो कंपोनेंट्स में। इन सेक्टर्स को थोड़ा सा फायदा हो सकता है, बट इन सेक्टर्स पे भी लगे टैरिफ से पहले उन कंपनीज को आगे बढ़ना पड़ेगा। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन का पोटेंशियल भी डेफिनेटली यहां से निकल कर आता है। टैरिफ इंपोजिशन इंडिया को मजबूर कर सकता है कि वो नई कंट्रीज के साथ, यानी कि उन कंट्रीज के साथ भी ट्रेड रिलेशंस बनाए, अपने आप को और डाइवर्सिफाई करे एक्सपोर्ट्स मार्केट में, जहां पहले हमने इतना ज्यादा नहीं सोचा था। फर्म्स विद ग्लोबल फुटप्रिंट या डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट्स ज्यादा रेजिलिएंट रह सकती हैं। जैसे कि मैंने कहा, वो कंपनीज जो कि बहुत हेवीली डिपेंडेंट हैं यूएस पे अपने एक्सपोर्ट्स के लिए, अपने बिजनेस के लिए, उन्हें सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। बट अगर ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जो कि अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करके चल रही हैं, तो वो रेजिलियंस शो कर सकती हैं। इसके साथ ही रुपए का डिवैल्यूएशन और इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स भी हैं। एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम होने की वजह से रुपया कमजोर हो सकता है, जिससे इंपोर्ट्स महंगे हो सकते हैं और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इसका इम्पैक्ट ऑयल, गैस जैसी इंपोर्टेड कमोडिटीज वाली कंपनीज पे आ सकता है और वो डेफिनेटली उनकी स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ दबाव में आ सकती है। कुछ स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशंस हम अपने पोर्टफोलियो के लिए ध्यान में रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला पॉइंट जिसके बारे में मैं हमेशा बोलता हूं वो है डाइवर्सिफिकेशन। हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो सकता है सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स में नहीं, बल्कि डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स जैसे कि एफएमसीजी, बैंकिंग, इंफ्रा, पावर, हेल्थ केयर और अब लेटेस्ट सोलर, इनमें भी एक्सपोजर अपना रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही वो सेक्टर्स हैं जो कि रेजिलियंस शो करेंगे। सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ सेक्टर्स में भी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। ऐसी कंपनीज को प्रेफर करना चाहिए जिनके एक्सपोर्ट सिर्फ यूएस तक ही लिमिटेड नहीं है। एसेट क्लास को भी डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, यानी कि इक्विटीज के अलावा हम गोल्ड ईटीएफ्स, रीट्स या डेट फंड्स का भी पोर्टफोलियो रख सकते हैं अपनी पोजीशंस को हेज करने के लिए। हालांकि इसमें कितना फंड हमें लगाना है वो तो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ही आपको सही से एडवाइस कर सकते हैं। फोकस रखना चाहिए हमें डोमेस्टिक डिमांड और इंडिया सेंट्रिक कंपनीज। अगर हम ऐसी कंपनीज को चूज करते हैं तो लोकल कंजम्पशन ग्रोथ की वजह से और इंफ्रा पुश की वजह से ये कंपनीज अगेन रेजिलियंस शो कर सकती हैं। इसमें कुछ सेक्टर्स हैं जिनको हम वॉच कर सकते हैं, जैसे कंज्यूमर स्टेपल्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, रियल एस्टेट एंड सीमेंट सेक्टर्स, और वो कंपनी जो कि रूरल डिमांड पर ज्यादा फोकस्ड हैं। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनीज हैं जो कि करेंसी पे बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड हैं। ये एक्सपोर्टर्स के लिए पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, क्योंकि वीक रुपए की वजह से एक्सपोर्ट रेवेन्यूज बढ़ सकते हैं, बट इंपोर्टर्स के लिए नेगेटिव है, जैसे कि क्रूड, एडिबल ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे इंपोर्ट्स महंगे हो सकते हैं और वहां पे इन कंपनीज के मार्जिन स्क्वीज हो सकते हैं। कंपनीज की हेजिंग स्ट्रेटजी चेक करी जा सकती है अगर उस डेटा को हम एक्सेस कर सकें। नेट फॉरेक्स गेनर्स को आइडेंटिफाई करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो टीसीएस यूजुअली इस कंडीशन में वेल हेज रहता है, बट कुछ मिड कैप कंपनीज यहाँ पे एक्सपोज ज्यादा हो सकती हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे एजाइल। न्यूज साइकिल्स पर
काफी नजर रखने की जरूरत है। यूएस, चाइना, यूरोप से आने वाली न्यूज पे खासतौर से जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़ी हुई हैं वो मार्केट ट्रेंड्स को बदल सकती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आएंगे ये शॉर्ट टर्म में एक वोलेटिलिटी क्रिएट करेंगे, शॉर्ट टर्म में ऊपर और नीचे के मूवमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, बट लॉन्ग रन में जिस तरीके से भी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी वैसे ही स्टॉक्स को परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ एफआई फ्लोज पे भी देखना चाहिए। लगातार एफआई आउटफ्लोज से निफ्टी, सेंसेक्स जैसे इंडाइसेस पर डेफिनेटली प्रेशर आ सकता है। अगर जरूरत है तो हम अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस भी कर सकते हैं। हर क्वार्टर में अपने पोर्टफोलियो को सेक्टर्स के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है, खासतौर से इस चेंजिंग सिनेरियो में। कंपनीज के और सेक्टर्स के फंडामेंटल्स के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल फिगर्स जैसे कि पीई रेशियोज, अर्निंग्स, एक्सपोर्ट एक्सपोजर, इन सब बातों को मॉनिटर किया जा सकता है। खासतौर से कितना पैसा एक्सपोर्ट से कंपनी जनरेट करती है और उसका क्या इफेक्ट कंपनी पे आ सकता है। ओवरऑल नई यूएस टैरिफ्स ग्लोबल ट्रेड में एक काफी बड़ा टर्न है। इंडिया के लिए ये चैलेंज तो है ही, लेकिन साथ ही एक नए ट्रेड अलायंसेस, सप्लाई चेन शिफ्ट्स और पॉलिसी रिफॉर्म्स की अपॉर्चुनिटीज भी यहां से निकल कर आती हैं। डाइवर्सिफिकेशन, विजिलेंस और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस इस टर्बुलेंस को स्मार्टली नेविगेट करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। डिसाइड हमें करना है कि हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली ये सिचुएशन हमें परेशान कर सकती है, बट अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हम इन मार्केट डिप्स का फायदा भी उठा सकते हैं। अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स को, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए, जहां पे हम 5 से 7 साल के लिए अच्छे इन्वेस्टमेंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।